जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मैं विकास अग्निहोत्री आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल नॉलेज विदार्ड पर। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 20 पर्यावरण से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको यूपी टेट और सी टेट में बार बार रिपीटेड हुए हैं या बार बार पूछे गए हैं। और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पर्यावरण से जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मेलोनेशिया द्वीप समूह में किस प्रजाति के लोग निवास करते हैं। तो दोस्तों, जो मेलोनेशिया द्वीप समूह है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आने वाले देशों का समूह है। ठीक है ना दोस्तों, तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो ऑस्ट्रेलियाई लोग कहलाते हैं। तो वही ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति के लोग निवास करते हैं। ठीक है ना, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियाई। आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, आपको ये पता होना चाहिए। जब आपका सूर्य का प्रकाश हो और पौधों में जब क्या हो, पौधों की पत्तियों में पर्णहरिम, हरित लवक या क्लोरोफिल बोलते हैं उसको। ठीक है ना, तो इसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा, हरित लवक। हरित लवक को इंग्लिश में क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परितंत्र में मानव है, तो परितंत्र में मानव कैसा है, शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है। सबको पता होगा दोस्तों, मानव कैसा प्राणी है, सर्वाहारी है। वो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर, जंतुओं पर, दोनों पर आश्रित रहता है। ठीक है ना, तो आपको उत्तर हो जाएगा परितंत्र में मानव क्या है, सर्वाहारी है। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, जूट का रेशा जूट के पौधे के किस भाग में से प्राप्त होता है। तो जूट का जो रेशा होता है दोस्तों, जो जूट का पौधा होता है, पटसन कहते हैं इसको, इसका पौधा होता है, इसके तने को काट कर कुछ दिन के लिए पानी में भिगो दिया जाता है। और फिर जब वो पानी में भीग कर धीरे धीरे थोड़ा क्या बोलते हैं उसमें पानी भर जाता है, फिर उससे जूट प्राप्त की जाती है। ठीक है ना दोस्तों, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जूट का जो रेशा होता है पौधे के तने से प्राप्त होता है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पांचवा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द देने वाले कौन थे। तो दोस्तों, जो इकोलॉजी या पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था, आपका उत्तर हो जाएगा अर्नेस्ट हैकल। ठीक, ई हैकल। और अगर पूछा जाए कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया, ये तो इकोलॉजी शब्द हो गया। ठीक है ना, जो इकोसिस्टम वर्ड किसने दिया, तो जो इकोसिस्टम वर्ड दिया था दोस्तों, याद रखना है आपको, जो एजी टेंसले थे उन्होंने इकोसिस्टम वर्ड को डिफाइन किया। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है, जो पारिस्थितिकी या इकोलॉजी वर्ड दिया वो किसने दिया, अर्नेस्ट हैकल ने। और जो इकोसिस्टम वर्ड दिया, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया, वो किसने दिया, एजी टेंसले ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है। तो दोस्तों, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है, तो जो पारिस्थितिकी तंत्र का अगर निर्वहन ढंग से हो रहा है, अच्छी तरह से सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वही जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है। सब कुछ सूटेबल रहता है तो जैव विविधता बनी रहती है पर्यावरण में। ठीक है ना दोस्तों, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत। तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत दोस्तों इजी क्वेश्चन है। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, सूर्य होता है। ठीक है ना, सूर्य का प्रकाश होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण के कारण हो सकता है। तो दोस्तों, जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उससे क्या होता है, हमारे शरीर पे उसका क्या इफेक्ट होता है, तो जो स्किन कैंसर होता है, त्वचा कैंसर हो जाता है। ठीक है ना, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, त्वचा कैंसर। ठीक है, और सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उससे एक क्वेश्चन बनता है कि इसे कौन रोकता है, कौन सी ऐसी लेयर है, उसका क्या नाम है। तो जो ओजोन लेयर है दोस्तों, वो क्या करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। तो ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप मापा जाता है, भूकंप किस में मापा जाता है, तो जो भूकंप रिएक्टर स्केल पे नापा जाता है। ठीक है ना, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि आज यहाँ पे भूकंप आया और रिएक्टर स्केल पे इतनी तीव्रता का भूकंप था। ठीक है ना दोस्तों, तो रिएक्टर स्केल, एक स्केल बनाई गई भूकंप मापने को, और इसको क्या बोला गया, रिएक्टर स्केल। ठीक है, और भूकंप विज्ञान को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, याद रखना, भूकंप विज्ञान को सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, इसका कारण क्या है। तो जो पक्षी होते हैं दोस्तों, उनकी गर्दन इसलिए ज़्यादा हिलाते हैं क्योंकि जो उनकी आँखों की पुतलियाँ होती हैं वो घूमती नहीं हैं।
ठीक है ना, इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं। और पक्षियों की गर्दन से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन पूरी तरह से घुमा देता है या 360 डिग्री घुमा 180 डिग्री घुमा लेता है, ठीक है ना। तो जो दोस्तों जो उल्लू होता है, याद रखना है पक्षियों की गर्दन से रिलेटेड क्वेश्चन, और जो उल्लू होता है वो अपनी गर्दन लगभग पूरी मोड़ देता है पीछे, ठीक है ना। और एक अगली बार सीटेट में पूछा गया था कि कौन सा ऐसा पक्षी होता है जो अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करता है, तो वो क्या होता है, मैना नाम का जो पक्षी होता है वो अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती इसलिए वो अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी निकाय में रूप में आर्द्र भूमि बस्ती किस लिए उपयोगी होती है, तो आर्द्र भूमि की उपयोगिता पूछी गई है इसमें। तो दोस्तों देखते हैं किस लिए उपयोगी होती है। तो सबसे पहले पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण है। तो जो पोषक तत्व होते हैं उनका चक्रण, जो चक्र होता है उसके लिए उपयोगी होती है आर्द्र भूमि, ठीक है ना दोस्तों। आपका अगला पॉइंट है पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु। तो जमीन के अंदर कई तरह की भारी धातुएं पाई जाती हैं, तो जो अवशोषण करके जब आर्द्र भूमि से वो ऊपर आएंगी और उस ऊपर पौधों में भारी धातु पहुंचती है, ठीक है ना, अवशोषण से। आगे का पॉइंट है तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने में। तो दोस्तों जो नदियों में क्या होता है, मिट्टी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है, ठीक है ना, तो उसको कम करने के लिए भी हम जो आर्द्र मिट्टी होती है, आर्द्र भूमि होती है, उपयोगी होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें क्या कहते हैं। तो जो एक क्षेत्र विशेष में संसाधन पाए जाते हैं और भविष्य में उनका उपयोग किया जा सकता है, संभावना है उनके उपयोग होने की, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, संभावित संसाधन, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है अस्थमा बीमारी है। दोस्तों सरल क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए कि अस्थमा किस चीज़ की बीमारी है। तो अस्थमा सांस की बीमारी होती है। दोस्तों आपके आसपास कहीं ना कहीं जो वृद्ध लोग होते हैं उन्हें इस चीज़ की ज़्यादा समस्या होती है अस्थमा की, या प्रदूषण की वजह से आजकल तो युवाओं में भी इस समस्या पाई जाती है, नॉर्मल हो गई है, ठीक है। तो अस्थमा में लोग क्या कहते हैं, इन्हेलर लेने लगे हैं। तो अस्थमा किस चीज़ की बीमारी है, सांस की बीमारी है। चलिए अगला क्वेश्चन, मृदा परिवर्धन को क्या कहते हैं। मृदा परिवर्धन मतलब कई तरह की जो मृदाएं होती हैं उनकी स्टडी करना, और तो उसको क्या कहते हैं, मृदा जनन भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है कम। सबको पता होगा कि वायु प्रदूषण, हवा में प्रदूषण होता है, ठीक है ना। अब हवा का प्रदूषण अगर हम बहुत सारे वृक्ष लगाएंगे, वृक्षों द्वारा लगाएंगे, वृक्षों द्वारा क्या कर सकते हैं, वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा वृक्षों द्वारा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में भी पूछा गया है कि भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। तो जो दोस्तों दामोदर नदी है, दामोदर नदी, इसे क्या कहते हैं, जैविक मरुस्थल। जैविक मरुस्थल का मतलब समझ लीजिए, जैविक मरुस्थल वो होता है कि जहाँ जिस नदी पे ज़्यादा जीव जंतु ना पाए जाते हों, मछलियाँ ना पाई जाती हों। वैसे तो नदियों में मछलियाँ ही ज़्यादातर पाई जाती हैं, मछलियाँ और ये कई तरह के जो जीव जल में पाए जाते हैं, वो जैविक मरुस्थल का मतलब वहाँ पे उनकी संख्या जो होती है नगण्य हो, बिल्कुल कम हो, ठीक है ना, तो उसे हम कहेंगे जैविक मरुस्थल। और दामोदर नदी के बारे में तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है और जाके बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। इसकी लोकेशन बता दी मैंने आपको, छोटा नागपुर पठार कहाँ पे, झारखंड में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रवाल भित्ति कौन बनाते हैं जिस पर अनेक प्रजातियां निवास करती हैं। तो दोस्तों प्रवाल भित्ति क्या होता है, जो मोलस्का संज्ञ प्राणी होते हैं, सीपी जैसे हो गया, घोंगा हो गया, ये क्या करते हैं, कुछ दिनों में अपनी सेल को छोड़ देते हैं और ये सेल इकट्ठा होकर के क्या होता है, एक स्थल रूप बना लेते हैं, ठीक है ना जी। यही सेल कई तरह के स्थल रूप बनाते हैं और ये द्वीप बन जाते हैं। कुल मिला के इतनी अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं, कोरल द्वीप कहते हैं। और अगर भारत में कोरल द्वीप की बात करें तो जो लक्षद्वीप है भारत का, वो एक कोरल द्वीप है, ठीक है ना दोस्तों। और दुनिया के सबसे बड़े कोरल द्वीप की बात करें तो उसका क्या नाम है दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ग्रेट बैरियर रीफ ये है कहाँ पे, ठीक है ना दोस्तों। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। और जो ऑस्ट्रेलिया देश है उसके पूर्वी भाग में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। और अगर महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में स्थित है, ठीक है ना। तो विश्व की सबसे बड़ी कोरल द्वीप, तो आपका ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रवाल भित्ति कौन होते हैं, कोरल द्वीप, कोरल से बने होते हैं, ठीक है।
चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो जो दोस्तों जो सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो समुद्र होता है, ठीक है ना। तो आपका याद रखना है सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा समुद्र। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है। तो दोस्तों नवीकरणीय का मतलब है जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। पौधे ऐसे स्रोत हैं जिन्हें हम काट लेते हैं और फिर से अगर लगा दें तो फिर से वो तैयार हो जाते हैं, फिर से हम उन्हें नवीनतम रूप से तैयार कर लेते हैं। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है, पौधे। तो दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, प्रत्येक जैविक घटक की खाद्यान्न आपूर्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा संभव है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी हमारे सामने खाना आता है, भोजन आता है, वो कहाँ से आता है, पर्यावरण से आता है। पर्यावरण ही हमें खाना देता है, वो जीव जंतुओं के रूप में हो, पेड़ पौधों के रूप में हो, पत्तियों के रूप में हो, कुछ भी हो, हमें पर्यावरण से ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो जो खाद्यान्न आपूर्ति होती है पर्यावरण से होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके पर्यावरण के अति इम्पोर्टेंट, अति महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन। तो अगर आपको ये पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।